आज हम बात करने वाले हैं रैबीज़ की। तो रैबीज़ का ही दूसरा नाम है हाइड्रोफोबिया डिसीज़, है ना। इसे हाइड्रोफोबिया के नाम से भी जाना जाता था पहले, और पहले तो सिंपल सिर्फ हाइड्रोफोबिया ही कहा जाता था इसे। तो एक्चुअल में रैबीज़ क्या है, ठीक है। तो ये एक वायरल डिसीज़ है, ठीक है। बेसिकली एक वायरस से होती है, लेकिन इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि रेबीज़ 100% केसेस में फैटल होती है अगर इसका ट्रीटमेंट नहीं किया जाए तो। मतलब विदाउट ट्रीटमेंट यहाँ पर मौत 100% केसेस में देखी जा सकती है रैबीज़ में, ठीक है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है ना। इसका जो वायरस है वो भी अपने आप में बड़ा यूनिक होता है। बेसिकली हम एजेंट फैक्टर की बात करेंगे तब मैं आपको बताऊंगा। तो पहले रैबीज़ की हम थोड़ी सी जनरल बात कर लेते हैं। तो ओवरऑल वर्ल्ड में लगभग 100 कंट्रीज़ हैं, ठीक है, जहाँ पर अभी भी रेबीज़ जो है वो बहुत कॉमन है, ठीक है। रैबिस की शुरुआत कैसे हुई? बेसिकली ऐसा देखा गया कि जितने भी गर्म खून वाले जानवर होते हैं, है ना, गर्म खून वाले जानवर मतलब खासकर वो लोग जो कि वो मांसाहारी होते हैं, ठीक है। तो वार्म ब्लडेड एनिमल जितने भी होते हैं उनमें बेसिकली ये मिलता है, लेकिन उनमें ये कुछ प्रॉब्लम नहीं क्रिएट करेगा। मतलब वार्म ब्लडेड एनिमल कौन कौन से हो गए? तो जैसे कि डॉग्स, सबसे ऊपर नाम आता है डॉग्स का, और सबसे ज़्यादा केसेस भी डॉग्स की वजह से ही मिलते हैं। फिर कैट्स, जैकल्स, है ना, मतलब आपने सबने सुने होंगे सियार, भेड़िए, है ना, वोल्व्स। तो ये सारी चीज़ें कुछ जंगली कुछ पालतू भी होते हैं। तो मेनली इनसे ये शुरू हुआ है ना। तो इन्हीं से शुरू हुआ है धीरे धीरे, और फिर ये ह्यूमंस में फैलने लगा है। और ये ध्यान रखना है ह्यूमंस में भी ये कम्युनिकेबल होता है। कैसे कम्युनिकेबल होगा ये हम आगे बात करेंगे, ठीक है। तो अब हम सीधे से बात करते हैं कि कंट्रीज में तो मिलता है, ठीक है। अब हम सीधे बात करते हैं एजेंट फैक्टर की, ठीक है। तो जैसा मैंने कहा ये एक वायरल डिसीज है, तो ये एक आरएनए वायरस है, ठीक है। एक आरएनए वायरस है ये, ठीक है। ये जो आरएनए वायरस है इसे यूजुअली ऐसा कहा जाता है कि ये बुलेट शेप्ड होता है ना। कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, तो आपको पता होना चाहिए कि एक्चुअल में ये बुलेट शेप्ड वायरस है, ठीक है। बुलेट शेप्ड होता है बेसिकली। इसके और भी नाम है, कई बार इससे लिस्सा वायरस के नाम से जाना जाता है, लिस्सा वायरस, ठीक है। तो लिस्सा वायरस कहते हैं इसे, लिस्सा वायरस टाइप 1 या सिंपल लिस्सा वायरस कहते हैं। कई बार इसे स्ट्रीट वायरस के नाम से जाना जाता है, ठीक है। स्ट्रीट वायरस, स्ट्रीट वायरस, ठीक है। या सिंपल कहते हैं रैबिट डॉग वायरस, है ना। तो अलग अलग नाम से जाना जाता है, ये भी हमें पता होना चाहिए। और ये जो रैबिड वर्ड आया है तो यूजुअली इसे कहा जाता है रैप्डोविरिडी फैमिली का ये, ठीक है। तो ये भी कहा जाता है, कभी आपसे बाय चांस फैमिली पूछ ली जाए तो इसकी जो फैमिली होती है वो होती है रैप्डोविरिडी फैमिली, ठीक है। तो ये बेसिकली एक वायरस का स्ट्रेन है जो यहाँ पर सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करने वाला है, ठीक है। फिर हम ये देखते हैं कि जो हम देखते हैं यूजुअली कि रैबीज़ हो गया, रैबीज़ हो गया, एक्चुअल में वो एकमात्र फॉर्म नहीं है रैबीज़ का, है ना। तो रैबीज़ जो है वो 3 तरीके से पाया जाता है। तो 3 फॉर्म्स मिलते हैं रैबीज़ के, उन तीनों फॉर्म्स को हम देखते हैं। तो जो पहला रैबीज़ फॉर्म होता है उसे हम कहते हैं अर्बन रेबीज़, है ना। अर्बन रेबीज़ जो यूजुअली आपने देखा होगा कहीं ना कहीं, और ऑब्वियसली अर्बन मतलब सिटी वाले एरियाज। तो ये मेनली सिटीज़ में आपको देखने को मिलता है, ठीक है। अर्बन सिटीज़ में देखने को मिलता है मेनली। और यहाँ पर जो मेन फैक्टर है जिसकी वजह से होता है वो होता है डॉग। तो सबसे ज़्यादा जो केसेस देखने को मिलते हैं, ऐसा कहा जाता है कि इंडिया में जितने भी केसेस मिलते हैं उसमें से 99% केसेस जो होते हैं वो डॉग बाइट की वजह से ही मिलते हैं, है ना। तो इनकी सलाइवा में होता है, अभी हम बात करेंगे आगे, है ना। तो ये अर्बन रेबीज़ हो गया। दूसरा एक रेबीज़ होता है जिसे हम वाइल्ड लाइफ रेबीज़ कहते हैं। वाइल्ड लाइफ रेबीज़ मतलब सारे जंगली जानवर। तो सारे जंगली जानवर के कांटेक्ट में यदि किसी तरीके से आ गए, ठीक है, जैसे आपने देखा होगा डिस्कवरी में बहुत सारे जंगली जानवर होते हैं, उनका शिकार करते हैं कुछ फोटोग्राफर्स होते हैं। तो किसी भी तरीके से यदि उनके कांटेक्ट में आ गए जंगली जानवरों के, तो जो रेबीज़ होगा वो वाइल्ड लाइफ रेबीज़ कहलाएगा। और एक तीसरा वेरिएंट होगा जो खूनी चमगादड़ों की वजह से होता है। अब देखिए खूनी चमगादड़ क्यों कह रहा हूँ मैं, आपने मूवीज़ में ज़रूर देखा होगा कि जो बैट्स होते हैं, जो चमगादड़ होते हैं, वो खून पीते हैं, ठीक है। लेकिन सारे चमगादड़ खून नहीं पीते हैं, लेकिन वाकई में लैटिन अमेरिका, ब्राज़ील, मैक्सिको, ये कुछ ऐसे एरियाज़ हैं,
है ना, कहाँ कहाँ, ब्राज़ील, लैटिन अमेरिका, मैक्सिको, ये कुछ ऐसी कंट्रीज है, कुछ ऐसी जगह है यहाँ पर, ये सारे के सारे जहाँ पर ऐसे चमगादड़ पाए जाते हैं जो खून पीते हैं वाकई में इंसानों का, है ना, क्योंकि ये खून पर ही टिक सकते हैं। अब मैंने इंसानों का वर्ड इसलिए यूज़ किया क्योंकि वाकई में केव्स में कई बार देखा गया है कि इनकी गुफाओं में कभी कोई गलती से कोई व्यक्ति चला गया तो उसका खून पीता है। ऐसा नहीं है कि घर से निकल के उस बंदे के वहाँ जाकर खून पिएंगे। यूजुअली हमने अगर ब्लड यूज़ किया है तो ये जानवरों के ब्लड को भी पीते हैं, ऐसा नहीं है कि सिर्फ ह्यूमन ब्लड पीते हैं। हाँ, लेकिन ऐसा देखा जाता है कि कुछ लोगों में, कुछ ह्यूमंस में ये बैट अगर किसी वजह से कांटेक्ट में आ गए और उनका खून बाय चांस इन्होंने थोड़ा सा भी टेस्ट किया तो उन लोगों में भी रेबीज देखने को मिला, है ना। तो रेबीज के 3 वेरिएंट हो गए, अर्बन रेबीज, वाइल्ड लाइफ रेबीज एंड बैट रेबीज। बात करें इसका सोर्स ऑफ इन्फेक्शन क्या है, कैसे फैलता है ये सोर्स ऑफ इन्फेक्शन, तो आपको ध्यान रखना है मेनली ये कहाँ रहता है, ये मेनली रहता है सलाइवा में, ठीक है। तो सलाइवा में रहेगा ये, चाहे वो जंगली जानवर हो, चाहे वो कोई भी कैट हो, डॉग हो, डोमेस्टिक हो या फिर बैट हो, तो यूजुअली आपको ध्यान रखना है कि ये सलाइवा में है। अब फिर यहाँ पर एक सवाल उठता है, मतलब सलाइवा के कांटेक्ट से भी इन्फेक्शन हो सकता है? यस, सलाइवा के कांटेक्ट से भी इन्फेक्शन हो सकता है, लेकिन उसके लिए एक शर्त है ना, वो मैं अभी आपको आगे बताऊंगा, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है। फिर अगर हम बात करें सोर्स ऑफ इन्फेक्शन, तो सलाइवा हो गया, क्या यहाँ पर कोई करियर स्टेट होता है तो वो हम आगे बात करेंगे। चलिए, एजेंट फैक्टर के बाद अगर हम होस्ट फैक्टर्स की बात करें, ठीक है, तो ये हर उस व्यक्ति को, या मतलब हर उस एनिमल को, लिविंग एनिमल को या हर उस मैन को इन्वॉल्व कर सकता है जिसमें वार्म ब्लडेड हो। अभी मैंने कहा ना, ये हो भी किनसे रहा है, वार्म ब्लडेड एनिमल से, और क्योंकि इंसान भी वार्म ब्लडेड माना जाता है ना, गर्म खून का, इसलिए मैन में होता है ये, ठीक है, आपको ध्यान रखना है। और एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़, एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि मैन में डेड एंड इन्फेक्शन कौन कौन से होते हैं, उसमें से एक होता है रेबीज, तो आपको ध्यान रखना है डेड एंड इन्फेक्शन है एक तरह का रेबीज। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि जैसे मलेरिया में क्या होता है, वो वायरस आता है, मतलब मलेरिया का पैरासाइट आता है, ह्यूमन ब्लड में जाता है, डेवलप होता है, फिर दोबारा मच्छर में जाता है, साइकिल कंप्लीट करता है, फिर दोबारा आ जाता है। तो यहाँ पर ऐसा नहीं है, अगर ये एक बार आया है ना, तो ये हमेशा ध्यान रखना है आपको कि ये हमेशा रहेगा, ठीक है। तो इस चीज़ का ना भूले आप, ध्यान रखना, ठीक है। चलिए आगे बात करें अगर हम, तो डेड एंड इन्फेक्शन मैंने आपको बता दिया, यहाँ पर एक बार पूछा गया है क्वेश्चन, ठीक है। तो आगे बात करते हैं हम लोग होस्ट फैक्टर की ओर। अगर हम ये देखें कि बेसिकली ये कैसे फैल रहा है ना, अभी मैंने आपको बताया कि अलग अलग सोर्सेस हो सकते हैं, अलग अलग तरीके से फैल सकता है। तो यदि हम मोड ऑफ ट्रांसमिशन की बात करें, मोड ऑफ ट्रांसमिशन की बात करें तो सबसे पहले तो भैया बाइट ही आता है, ठीक है, काट खाना। अगर वो काटा वायरस है ना, सॉरी डॉग, तो वो जो वायरस है वो सीधे आरएनए वायरस फैल सकता है, और ये भी डिपेंड करता है कि वो किस जगह पर काटा है। ऐसा कहा जाता है कि अगर सेंट्रल नर्वस सिस्टम के ज़्यादा पर करीब इसने काटा है तो जो चांसेस है, जो सीवियरिटी है वो ज़्यादा होंगे, ठीक है। तो सीवियरिटी बहुत ज़्यादा होगी, और जितने पेरिफेरल एरिया में काटता है उतनी सीवियरिटी के चांसेस थोड़े से कम होते हैं। तो पहला तो बाइट हो गया। दूसरा होता है लिक करना, और आपने देखा होगा डॉग्स की, कैट्स की, इनकी आदत होती है लिकिंग करने की, चाटने की, ठीक है। तो क्या ये स्किन को जो चाटते हैं, क्या उससे इन्फेक्शन हो जाएगा? नहीं। तो कब होगा इन्फेक्शन? ये इन्फेक्शन होता है यूजुअली यदि जिस जगह पर चाटा या लिक किया गया है वहाँ पर कोई कट हो, ठीक है, कोई कट एंड हो या फिर वहाँ छिला हुआ हो। तो कट एंड या एब्रेडेड एंड से वो जो सलाइवा है उसके अंदर अगर वायरस हुआ तो वो सीधे बॉडी के अंदर एंटर कर सकता है ना। तो इस चीज़ का ज़रूर ध्यान रखना है। और कई बार ऐसा भी माना जाता है कि गलती से कोई कांटा ज़मीन पर रखा हुआ है जिसमें डॉग का सलाइवा पड़ गया, और यदि वो कांटा भी उस इंसान को चुभ गया तो भी यहाँ पर चांसेस होते हैं। एक बहुत रेयर कंडीशन मिलती है एरोसॉल की। एरोसॉल मतलब ब्रीदिंग के दौरान। तो ये कैसे पॉसिबल है? ये सिर्फ तब पॉसिबल है जब कोई बंदा केव में गया हो, गुफाओं में। तो अभी मैंने आपको कहा था ना चमगादड़ों वाला रेबीज,
तो ऐसा देखा गया है कि जो चमगादड़ों के गुफाओं में जाते हैं, चाहे लेबोरेटरी इन्वेस्टिगेशंस के लिए चमगादड़ों को पकड़ने के लिए या किसी भी मायने में, तो उन लोगों को ये इन्फेक्शन फैला जाता है ना, ये भी आपको ध्यान रखना है। और एक चीज़ जो यूजुअली हम नहीं सोचते हैं, पर्सन टू पर्सन ट्रांसमिशन कैसे पॉसिबल है। ऐसे कुछ केसेस देखने को मिले हैं कि जिसे रैबीज़ हो और अगर वो अपने टर्मिनल एंड पर हो, मतलब बिल्कुल पीक पर, तो वो अगर उस समय किसी को काट ले तो चांसेस है कि एक पर्सन से ये इन्फेक्शन दूसरे पर्सन में फैल जाए, है ना। तो इस बात का भी ध्यान रखना है। यदि हम इसके इंक्यूबेशन पीरियड की बात करें तो ये वैरी करता है 4 डेज से लेकर कई सालों तक, मैनी ईयर्स तक। मतलब ये भी पॉसिबिलिटी है कि कई सालों तक उसे कोई सिम्टम ही ना आए, ठीक है, या फिर 4 दिन के अंदर सिम्टम आ जाए। लेकिन यूजुअली ऐसा देखा जाता है कि एक एवरेज पीरियड होता है 3 to 8 वीक्स, जब तक ये सिम्टम्स कहीं ना कहीं दे ही देता है, ठीक है। एक्चुअल में ये करता क्या है वायरस, है ना, तो मैं आपको हल्का सा सिर्फ पैथोजेनेसिस समझा देता हूँ। देखिए जो वायरस है ना, बेसिकली ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम का वायरस है। ये सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम यहाँ क्रिएट करता है। लेकिन ऐसा तो है नहीं ये डायरेक्ट चला जाता है। तो क्या होता है, तो मान लीजिए जब भी किसी अफेक्टेड एरिया में बाइट हो, मान लीजिए पैर में यहाँ पर डॉग बाइट हुआ, ठीक है, तो सबसे पहले ये वहाँ का जो सराउंडिंग मसल है और कनेक्टिव टिश्यू है, मसल और कनेक्टिव टिश्यू, वहाँ पर ये रिप्लिकेट करेगा, मतलब अपने आप को संख्या में बढ़ाएगा। मान लीजिए 4 था तो 4 से ये 400 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद ये पेरिफेरल नर्व्स की तरफ जाता है। कहाँ जाता है, पेरिफेरल नर्व्स की तरफ। अब पेरिफेरल नर्व्स में क्या कर गया, ये चिपक गया, ठीक है, पेरिफेरल नर्व में चिपक गया और ये पेरिफेरल नर्व से अब जाता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम की तरफ। तो क्या किया, पहले लोकल एरियाज में इसने अपनी ग्रोथ करी, फिर पेरिफेरल नर्व्स में चिपका और पेरिफेरल नर्व से होते हुए ये फाइनली कहाँ पहुँच गया, सीधे सीधे सेंट्रल नर्वस सिस्टम में, है ना। और अब मेन प्रॉब्लम आने लगता है इसका। तो यहाँ पर ऐसा नहीं है कि सिर्फ लोकल प्रॉब्लम हो गया, यहाँ पर जो प्रॉब्लम है, प्रेजेंटेशन है, वो बड़े डेंजरस होते हैं, ठीक है। तो यदि हम इसके क्लिनिकल फीचर्स, क्लिनिकल प्रेजेंटेशन की बात करें तो इसमें अलग अलग फेजेस में अलग अलग प्रेजेंटेशंस आपको देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो सबसे पहला जो फेज़ होता है जिसे हम कहते हैं प्रोड्रोमल फेज़, है ना। प्रोड्रोमल फेज़ यूजुअली कब हम वर्ड यूज़ करते हैं, हम तब वर्ड यूज़ करते हैं जो मेन सिम्टम्स आने से पहले का फेज़ होता है। तो प्रोड्रोमल फेज़ जो होता है वहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर हल्का सा हेडेक की शुरुआत हो जाएगी, ठीक है। पर्सन में हेडेक होने लगता है, थकान होने लगती है बहुत ज़्यादा, तो मलाइस वाली फीलिंग आने लगती है, सोर थ्रोट यहाँ पर देखने को मिलता है कि गला में खराश हो रही है, ठीक है। हल्का सा फीवर आता है यहाँ पर, हल्का सा फीवर जो कि 3 से 4 दिन रहता है, ठीक है, ये चीज़ मिलती है। और एक लोकल फीचर 80 to 85% केसेस में ये प्रेजेंटेशन मिलता है कि जो काटा हुआ साइट है जहाँ पर इंजरी हुई है वहाँ पर पेन एंड टिंगलिंग बना हुआ है, पेन एंड टिंगलिंग, ठीक है, ये चीज़ वहाँ पर बनी हुई होती है। इसके बाद हम जाते हैं दूसरे सिम्टम्स की तरफ, ठीक है। जो दूसरा फेज होता है उसे हम कहते हैं फेज ऑफ एक्साइटेशन। अब यहाँ पर फाइनली नर्वस स्टिमुलेशन होगा। अब अभी आपने देखा सेंसरी नर्व्स और फाइनली सेंट्रल नर्वस सिस्टम, मतलब पेरिफेरल नर्व और सेंट्रल नर्वस सिस्टम। तो ऐसा देखा जाता है कि ये मेनली एक्साइटमेंट सबसे पहले कराता है सेंसरी नर्व्स का। अब सेंसरी नर्व्स का काम क्या है, सेंसेशन को कैरी करना। तो ये इतना ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट कराता है कि वो पर्सन को कुछ ज़्यादा ही प्रॉब्लम होने लगता है। अभी इतना सेंसिटिव हो जाता है कि इसे थोड़ी भी नॉइज़ बर्दाश्त नहीं होती, शोर शराबा नहीं होना चाहिए, ब्राइट लाइट, थोड़ी भी तेज़ रोशनी हो तो इसको प्रॉब्लम होने लग जाएगा, ठीक है। ठंडी हवा का झोंका, कोल्ड ड्राफ्ट अगर इसे लग जाए, थोड़ा भी झोंका है तो इसे प्रॉब्लम होने लग जाएगा। इतना ज़्यादा सेंसिटिव है ये, ठीक है। ऐसा सीधे सीधे यदि मैं कहूँ तो हम ऐसा कह सकते हैं कि यहाँ पर एयर से इतना ज़्यादा प्रॉब्लम होता है तो हम वर्ड यूज़ करने लगते हैं एयरोफोबिया, ठीक है। तो यहाँ पर एयर से भी बहुत ज़्यादा सेंसिटिविटी है, ठीक है। तो ये चीज़ हो गया अब सेंसरी। अब सेंसरी इन्वॉल्वमेंट के बाद धीरे धीरे यहाँ पर होने लगता है मोटर इन्वॉल्वमेंट और यहाँ पर शुरू होने लगता है इन्वॉलेंट्री कॉन्ट्रैक्शंस, ठीक है। तो ऐसा देखा जाता है कि यहाँ पर फेरेंजियल मसल्स एंड नेक मसल्स, फेरेंजियल एंड नेक मसल्स यहाँ पर स्पाज्म होने लगता है। और ऐसा देखा जाता है कि ये जो ये स्पाज्म है
ये मेनली बढ़ता है वाटर के प्रेजेंस में, और वाटर को देख कर ही इसको प्रॉब्लम होने लगता है, ठीक है। इसलिए हम क्या वर्ड यूज़ करते हैं कि इससे हाइड्रोफोबिया डेवलप हो जाता है, ठीक है। तो ये पानी तक नहीं पी पाता है पर्सन, ठीक है। तो ऐसा कहा जाता है कि इस फेजेस में यहाँ पर अच्छा खासा इसको सलाइवेशन होने लगेगा, अब बहुत ज़्यादा सलाइवा होता है यहाँ पर, ठीक है। अच्छा खासा लैक्राइमेशन होने लगेगा, तो सलाइवेशन, लैक्राइवेशन बढ़ गया, पर्सपायरेशन बढ़ गया है, अगर देखा जाए तो पूरा सिंपैथेटिक एक्टिविटी बढ़ गया है ना। और कुछ मिलते हैं मेंटल चेंजेस। क्या मेंटल चेंजेस मिलते हैं? अब यहाँ पर इसको अजीब सी फीलिंग आती है, यहाँ पर इसको मौत का डर सताने लगता है, तो फियर ऑफ डेथ की शुरुआत हो जाती है। यहाँ पर गुस्सा आता है, बहुत ज़्यादा एंगर, इरिटेबिलिटी आती है, डिप्रेशन आता है, ठीक है। ये सारे के सारे फीचर्स आने लगते हैं, और लास्ट में आते हैं एकदम टर्मिनल स्टेज। अब जैसा नाम से आपको समझ में आ रहा है, ये फाइनली टर्मिनल स्टेज होती है, एकदम टर्मिनल एंड वाली स्टेज। तो टर्मिनल स्टेज में हम क्या देखते हैं, यहाँ पर इतना ज़्यादा कन्वल्सिव अटैक आता है जिस वजह से पर्सन की डेथ हो जाती है, क्योंकि रेस्पिरेटरी अरेस्ट में मर जाएगा पर्सन, ठीक है। तो ऐसा कहते हैं हम लोग कि या तो यहाँ पर कन्वल्जन्स के दौरान इसकी डेथ हो जाएगी, फाइनली पूरा एरिया ब्लॉक है, पानी तक नहीं पी पा रहा है ये, तो सेंसिटिविटी की वजह से कन्वल्जन आ गया, डेथ हो गई, या फिर इस पर्सन में पैरालिसिस एंड फाइनली कोमा, और पैरालिसिस कोमा के बाद फिर फाइनली डेथ, है ना। तो अल्टीमेट रिजल्ट हमने क्या कहा था, 100% केसेस में ये फैटिलिटी दिखाता है ना। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। डायग्नोसिस या इन्वेस्टिगेशन की यदि हम बात करें तो देखिए, यहाँ पर इन्वेस्टिगेशन का मेन बेसिस होता है क्लिनिकल प्रेजेंटेशन और साथ में हिस्ट्री ऑफ डॉग बाइट, ठीक है। तो यदि क्लिनिकल प्रेजेंटेशन आपको दिख रहा है, डॉग बाइट की हिस्ट्री मिल रही है, तो आप सोच सकते हैं कि हाँ यहाँ पर रेबीज़ है ना। बाकी इसके लिए कोई स्पेसिफिक इन्वेस्टिगेशन कराने की अलग से ज़रूरत नहीं पड़ती है, लेकिन हाँ कई बार CSF एग्जामिनेशन कराया जाता है, ठीक है। CSF एग्जामिनेशन क्यों? क्योंकि वो ब्रेन में पहुँच चुका है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम पर, ठीक है। तो कई बार वहाँ पर कराया जाता है, कई बार स्किन का बायोप्सी ले लिया जाता है अफेक्टेड एरिया का, है ना। कई बार सलाइवा को ले लिया जाता है, सलाइवा में चेक किया जाता है कि ह्यूमन सलाइवा में तो मौजूद नहीं है वो, ठीक है। तो यही बेसिस होते हैं। ट्रीटमेंट की बात करें, अब मान लीजिए उसे इन्फेक्शन हो ही गया है, तो सबसे पहली चीज़ जो करनी होती है वो होती है आइसोलेशन। इस पर्सन को ऐसी जगह पर रखना होता है जहाँ पर थोड़ा भी शोर शराबा नहीं हो, थोड़ी भी लाइट नहीं हो, ठंडी हवा का झोंका तक ना आए इवन, क्योंकि इन सारी कंडीशंस में क्या होगा, कन्वल्जन्स आने लगेंगे इसको, ठीक है। तो ब्राइट लाइट से इसको अवॉइड रखना पड़ेगा, मतलब डार्क रूम में रखना पड़ेगा इसे, एकदम अंधेरे रूम में आइसोलेट करके, जहाँ हवा भी ना पहुँचे ठीक से, ठीक है। और इसको बिल्कुल निश्चेतक दिए जाते हैं, सेडेटिव्स दिए जाते हैं, और उसमें भी कौन सा सबसे हाई एंटीबॉडी, मतलब सबसे हाई डोज, वो भी मॉर्फिन का, जिसे मॉर्फिया कहते हैं, ठीक है। तो मॉर्फिन दिया जाता है सेडेटिव के फॉर्म में, ताकि ये शांत रहे, ठीक है। लेकिन अब दूसरा प्रॉब्लम है, ये पानी तो पी नहीं पा रहा है, ठीक है। तो हाइड्रेशन, यहाँ पर इसको सेडेटिव देकर फाइनली हाइड्रेशन के लिए फिर सलाइन चलाते रहते हैं, ठीक है, ताकि बॉडी में कम से कम पानी की कमी ना हो। तो ये करना पड़ेगा मेन तो चीज़, ठीक है। इसके अलावा वैक्सीन्स भी आती हैं यहाँ पर। तो वैक्सीन जो होती है वो अलग अलग फॉर्म में, अलग अलग वेराइटीज़ की आती है, ठीक है। तो कई बार इसे नर्वस टिश्यू से बनाया जाता है, कई बार डक एम्ब्रियो से बनाते हैं, कई बार सेल कल्चर से वैक्सीन करते हैं। तो ये खैर कभी क्वेश्चन नहीं आता, लेकिन सिर्फ अपने को पता होना चाहिए। 3 तरह का वैक्सीन होता है इसका। एक होता है नर्वस टिश्यू से बनाया हुआ, जिसे हम नर्वस टिश्यू वैक्सीन कहते हैं, नर्वस टिश्यू वैक्सीन। दूसरा डक के एम्ब्रियो, जो बतख होती है उसके एम्ब्रियो से बनाया जाता है, तो डक एम्ब्रियो वैक्सीन होता है यहाँ पर एक। और एक होता है सेल कल्चर करके, ठीक है, सेल कल्चर वाला, ठीक है। तो ये वैक्सीन लगाए जा सकते हैं। या फिर काट खाया है तो क्या करे, तो वही जो यूजुअली होता है ना। तो देखिए, मान लीजिए बाइट हो गया है, तो सबसे पहली चीज़ें जो ध्यान रखने वाली बात है, यहाँ पर गलती से भी डायरेक्ट सूचरिंग नहीं करना है। सबसे पहले क्या करना है, अफेक्टेड पार्ट को वॉश करना है, ठीक है। अफेक्टेड पार्ट को वॉश करेंगे, चाहे वहाँ पानी हो या सोप ही क्यों ना हो, ठीक है। क्लीन करेंगे, क्लीन करना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। फिर केमिकल ट्रीटमेंट करेंगे, तो यूजुअली ऐसा कहा जाता है अल्कोहल टिंचर यूज़ करना चाहिए। अल्कोहल टिंचर एक्वस सॉल्यूशन में, नहीं भी है तो सिंपल क्लीनिंग किया अपन ने,
अल्कोहल नहीं है तो भी ठीक है, या फिर सोप से हमने क्लीन कर दिया। इसके बाद सूचरिंग अवॉइड करनी है, इसे ध्यान रखना है आपको, ठीक है। सूचरिंग हम कभी नहीं करते हैं क्योंकि सूचरिंग से ना वायरस और जल्दी स्प्रेड होता है, ऐसा कहते हैं, ठीक है। अब अपन जानते हैं एंटी रेबीज सीरम की तरफ। तो एंटी रेबीज सीरम जो होता है वो अलग अलग फॉर्म में होता है, इसके डोजेस पूछ लिए जाते हैं आपसे। तो आपको सिर्फ इतना ध्यान रखना है, जो इंट्रामस्कुलर डोज होता है आज के समय में जो चल रहा है, इंट्रामस्कुलर डोज जिसे डेल्टॉइड पे दिया जाता है, वो बेसिकली 5 वैक्सीन का होता है, ठीक है। 5 डोज दिए जाते हैं और इसका जो शेड्यूल होता है उसे हम याद रखते हैं 0, 3, 7, 14, 28 के नाम से। मतलब जिस दिन काटा उस दिन पहला वैक्सीन होता है, जिसे 0 डे कहते हैं हम। उसके बाद 2 दिन छोड़ के तीसरे दिन पे देना होता है, फिर 7वें दिन पे देना होता है, फिर 14वें दिन पे और फिर 28वें दिन पे, है ना। ऐसे 5 वैक्सीन के डोज लगते हैं, है ना। तो ये कौन सा है, ये काटने के बाद है, ठीक है। तो ध्यान रखना है आपको, क्लियर। चलिए।